फिलिस्तीन पे अगर आप बात करना चाहते हैं, आज सबसे बड़ी घटना क्या हुई? सबसे बड़ी घटना 72 घंटे की लड़ाई जो तुलकरेम में चली, जिसके बारे में हम आपको बताते रहे हैं, वो एक कल्मिनेशन पे पहुंचे। और उस कल्मिनेशन में क्या हुआ? उस कल्मिनेशन में 19 फिलिस्तीनियों के मारे जाने की खबर है और 22 आईडीएफ सोल्जर्स या तो मारे गए हैं या तो घायल हुए हैं। बहुत सारे सेटलर्स भी घायल हो गए हैं और उनके बारे में अभी तक इजराइल खबरें छुपा रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि तुलकरेम वेस्ट बैंक में है और तुलकरेम में एक लगातार 72 घंटे लड़ाई खींच के रेजिस्टेंस ने यह दिखा दिया आईडीएफ को कि हम तुम्हें वेस्ट बैंक में भी उसी तरीके से, गाजा में तो तुम पिट ही चुके हो, वेस्ट बैंक में भी तुम्हें हम घेर के नए, मतलब जहां, क्योंकि वहां की लड़ाई आमने सामने की लड़ाई है, तो वहां भी तुम्हें हम मार सकते हैं। लेकिन उसके पहले, पूरी कहानी जानने के पहले ये वीडियो आप देखिए, क्योंकि क्या हुआ कि तुलकरेम की लड़ाई के बाद रेजिस्टेंस ने कॉल दी कि अपराइजिंग हो, पूरे वेस्ट बैंक में अपराइजिंग हो। कई जगह जो इजरायली, जो आईडीएफ के चेक पॉइंट्स हैं, उनमें गोली चली। अपने आप स्वतः स्फूर्त तरीके से लड़के बाहर आ गए, फिलिस्तीनी लड़के, और उन्होंने जेनिन से लेके हिब्रॉन से लेके अल खलील, रमल्ला, सब जगह उन्होंने गोली चलाई। और कई जगह जो है उसमें आईडीएफ के लोग हताहत हुए। कुछ शूटिंग ऑपरेशन में कुछ फिलिस्तीनी भी मारे गए, जैसे अल खलील में। अब जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं वो अल मुगैयर का है, रमल्ला का। अब यहां क्या हो रहा है? यहां पर पिछले एक हफ्ते से सेटलर्स बवाल मचा रहे थे कि एक सेटलर गायब हो गया, उसको फिलिस्तीनियों ने मार दिया है। और उसकी वजह से उन्होंने कम से कम 5 फिलिस्तीनियों की, अच्छा ये नागरिकों की आपस की बात, ये इसमें लड़ाके इन्वॉल्व नहीं है। तो जो जुविश सेटलर्स थे वो फिलिस्तीनी नागरिकों पे हमला कर रहे थे, एकदम जैसे यहां पर कभी कभी हिंदू मुस्लिम दंगा होता है, उस तरह की स्थिति। तो उन्होंने कहा कि एक सेटलर गायब है, जरूर तुम लोगों ने मारा है, और वो फिलिस्तीनी गांव पे हमला कर रहे थे। जगह जगह रेजिस्टेंस उनका मुकाबला कर रहा था और उनको पीछे ढकेल रहा था, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरे ख्याल से करीब पांच फिलिस्तीनी जो लोग हैं उनको मार दिया। बाद में पता चला कि वो सेटलर जो है उसने सुसाइड कमिट किया है, उसने खुद सुसाइड कमिट किया, बाद में ये पता चला। अब क्या हुआ? अब जो वीडियो मैं दिखाने जा रहा हूं वो ये हुआ कि अल मुगैयर जगह में, जो रमल्ला में है, सबसे ज्यादा सेटलर वायलेंस यहीं पर हुआ, वही कि उस सेटलर के गायब होने के बाद। तो वहां पर क्या हुआ कि आज की बात है ये, एक फिलिस्तीनी झंडा गाड़ दिया गया। जब वो फिलिस्तीनी झंडा गाड़ दिया गया, वहां से जूइश सेटलर्स गुजर रहे थे, उन्होंने झंडा देखा और एक उसमें से आदमी झंडे की तरफ बढ़ा, और झंडे की तरफ जैसे ही बढ़ा है उसने झंडे को लात मारी, और उसमें झंडे में पहले से एक्सप्लोसिव भरे हुए थे। वो उस आदमी के परकच्छे उड़ गए। अब ये देखिए, यहां पर देखिए, जो बात आती है सामने वो ये आती है कि इस तरह की वीडियोस मैं दिखा रहा हूं और इसको यूट्यूब शायद अलाउ ना करे, या यूट्यूब उसमें अपनी पॉलिसीज के हिसाब से जो भी करे, तो मैं इसको डिमोनेटाइज कर दूंगा। उसकी कोई हमें वो नहीं है। मैं तो देखिए बहुत बार आपको कह चुका हूं कि इसमें कोई ये कोई पैसे कौड़े की बात नहीं है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो हम डिमोनेटाइज करके चलाएंगे। क्योंकि हम चाहते हैं कि अब धीरे धीरे हम वो वीडियोस आपको दिखाएं जो वीडियोस लड़ाई के मैदान से आ रहे हैं। अब देखिए, हिजबुल्लाह ने आज कम से कम 4 जगह स्ट्राइक किया, और चारों जगह जो हिजबुल्लाह ने स्ट्राइक किया है वो उन्होंने अपनी उन्होंने अपने शॉर्ट रेंज मोटर जो अनवेल किया उन्होंने, उससे उन्होंने आज शूट किया। और ये जो बिल्कुल लेबनान बॉर्डर से लगे हुए इजरायली गांव हैं, जहां पर आईडीएफ सबसे बड़ी संख्या में है, वहां पर जाके ये लगे, क्योंकि निवासी वहां से गायब हो चुके हैं, निवासी वहां से जा चुके हैं, लाखों की संख्या में विस्थापित हो चुके हैं, लेकिन आईडीएफ सोल्जर्स की चौकियां वहां पर बनी हुई, तो उन्होंने वहां पर उसको मारा। उसके बाद अमेरिका ने आज देखिए करीब $90 बिलियन, जिसमें करीब $61 बिलियन यूक्रेन के लिए है और $20 बिलियन इजराइल के लिए अप्रूव कर दिया। इतने दिनों से ये बिल लंबित था, लेकिन इसको इन्होंने अप्रूव कर दिया।
अब इसके पीछे की देखिए पॉलिटिक्स क्या है। इसके पीछे की पॉलिटिक्स ये है कि इसके साथ साथ अमेरिका ने यह भी कह दिया, अमेरिका के जो स्पीकर हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के, उन्होंने कह दिया कि जो एक्सेस ऑफ ईवल है, जैसे एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस ईरान कहता है, उन्होंने कह दिया एक्सेस ऑफ ईवल ईरान, चाइना और रशिया है। अब ये जो देखिए बात है, ये सीधे तौर पे दुनिया को विश्व युद्ध की तरफ ढकेलने की साजिश है। मैं तो आपको बताऊं कि क्योंकि भारत में इलेक्शन चल रहा है और मैं बार बार उसकी जो खबरें हैं, उसकी चीजें हैं, वो आप तक मैं रोक रहा हूं कि मैं अपने को रोक रहा हूं कि वो आपको पहुंचाऊं। उसके लिए मैं जरूर नया कार्यक्रम शुरू करूंगा, लेकिन सही वक्त पे, क्योंकि हमारे बोलने पे देखिए सबकी नजर रहती है। मुझमें और बाकी लोगों में, जैसे अजीत अंजुम हो गए, या जैसे मान लीजिए आशुतोष हो गए, या वो जो एक वर्धन सिंह है वो हो गए, या शीतल सिंह हो गए, या आपके और भी लोग हैं, मैं सब भूल, हाँ, जैसे अभय दुबे हो गए। फर्क ये है कि ये लोग तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस से मिले हुए हैं, या वो एक अशोक पांडे भी हैं, तो ये लोग कहीं ना कहीं कांग्रेस के साथ, और उस भाई उनका एडजस्टमेंट है, उसमें हमें कोई समस्या नहीं, लेकिन उनसे बीजेपी को राजनीतिक खतरा नहीं है। अगर बीजेपी उसमें सरकार बना भी नहीं, मान लीजिए ऐसी स्थिति बनती है कि बीजेपी सरकार नहीं बना पाती अभी 2024 में, तब भी कोई ऐसा नहीं हो जाएगा कि इनके ऊपर कोई गाज गिरेगी, या बीजेपी सरकार बना लेती है बहुत भारी मात्रा में और ये लोग कह रहे हैं कि नहीं बना पाएगी, और कांग्रेस से इनका अपना अलाइनमेंट है, संजय शर्मा भी उसमें है, 4PM वाले, बहुत सारे ऐसे, तो उनसे अपना ये अलाइनमेंट है, तो इनके देखिए इनके ऊपर कोई खतरा नहीं आएगा। लेकिन मेरे ऊपर क्या है कि मैं अब इनके अगर 2 मिलियन 3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, मेरे 37,000 हैं, मेरे 37,000 फॉलोअर्स से प्रॉब्लम इसलिए क्योंकि अमरीश मिश्रा बीजेपी के लिए ही नहीं, इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल के लिए एक खतरा है, क्योंकि उसके उभरने का मतलब है कि हमास का उभरना। कौन चाहेगा कि हिंदुस्तान में हमास उभरे? आप बताओ, कौन चाहेगा कि हिंदुस्तान में हमास उभरे? केवल वो लोग चाहेंगे जो हिंदुस्तान का भला चाहते हैं, जो हिंदुस्तान के राष्ट्रवाद में बिलीव करते हैं, और जिन तक हमारी बात पहुंची, जिन तक हमारी बात पहुंच रही है, और ये बात देखिए अभी तो केवल मुस्लिम्स के बारे में वहां तक बात हमारी पहुंच रही है, ऐसा नहीं है। मैं गंज मुरादाबाद उन्नाव का रहने वाला अमरीश मिश्रा, कानिकुब्ज ब्राह्मण, 20 बिस्वा कात्यायन गोत्र का, वहाँ बहुत बड़ा हमारा परिवार है। ब्राह्मणों में, हिंदुओं में बहुत बड़ी फॉलोइंग है। वो तो क्या हुआ कि कांग्रेस इस चीज को समझ नहीं पाई, नहीं तो कांग्रेस के साथ हम एक समय जुड़े थे, और एक कहानी भारत की दूसरी होती अगर हमने जो कांग्रेस के साथ काम किया था वो आगे जाता। लेकिन चलिए, वो एक कहानी अलग होगी। लेकिन अब जो पूरा एक ये आ गया है कि भारत में अगर कोई एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, यानी ईरान, चाइना, रशिया और यमन, हमास, हिजबुल्ला, इराक, ये पूरा जो एक एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है, और जिसका दुश्मन अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंस कैपिटल है, जिसका नेता अमेरिका और इजराइल है, सीधी बात है, देखिए सीधे दो खेमे हैं। अगर हिंदुस्तान में कोई एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का नेतृत्व कर सकता है, या उसकी बीज भी डाल सकता है, तो वो कम्युनिस्ट पार्टियां नहीं है, वो कोई और नहीं है, वो अमरीश मिश्रा अकेला एक आदमी। और वजह क्या है? वजह देखिए क्या है कि हमेशा रशिया में लेनिन, चाइना में माओ, हिंदुस्तान में हम, आज हमारे पास इस तरीके के फोरम्स हैं, जैसे हमारे पास यूट्यूब है, हमारे पास, ये जब तक है तब तक है, नहीं तो अदरवाइज नए फोरम्स आएंगे, बहुत सारे नए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं। एयर चैट नाम का एक नया प्लेटफॉर्म बन गया है, क्लब हाउस तो था ही, तो बहुत सारे ये इस तरह की चीजें आपस में जो इनका कंपटीशन है, इसको हम लोग यूज करते रहेंगे। और हम देखिए, यही बात हम कह रहे हैं आपसे कि हमारे ऊपर, इसीलिए इजराइल पैलेस्टाइन की जो मामला है उसमें अभी हमको छूट थोड़ी सी इसलिए मिली है क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती कि हम ज्यादा बीजेपी पे फोकस करें, तो हमको वो इस पे थोड़ी सी छूट दे रखी, वो भी थोड़ी सी मार्क हमको कर रहे हैं, हमारे फॉलोअर्स कम कर रहे हैं। आज हमारे फॉलोअर्स कम से कम 60 से 70 हजार यूट्यूब पे होने चाहिए, 37,000 हैं जानबूझ के। ट्विटर पे भी हमारे जो फॉलोअर्स हैं वो 50,000 के ऊपर होने चाहिए थे, लेकिन उसमें हमारा हैंडल सस्पेंड कर दिया, उसके बाद फिर भी नहीं रोक पा रहे हैं। तो
और उसमें भी कॉम्प्रोमाइज यही है कि हम बीजेपी के बारे में ज्यादा ना बोले, लेकिन हम बीजेपी के बारे में बोलेंगे, सही वक्त पे आके हम बोलेंगे। और हम इस तरीके से बोलेंगे क्योंकि हमारे साथ जो मामला जुड़ा है, जो बाकी लोगों के साथ जो मैंने नाम लिया उनके साथ नहीं जुड़ा है, उनके साथ कोई सोशल फोर्स नहीं है, उनके साथ कोई फैमिली का कोई पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड नहीं है उस तरह का। हमारे साथ जो है एक बहुत बड़ा एक अपना ब्राह्मणों से और बाहर निकलिए, जाटों का, मुस्लिम्स का, पारसियों का, क्योंकि हम एक बहुत पुरानी ट्रेडिशनल जमींदार फैमिली से हैं, तो एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारे साथ जुड़ा रहता है, जो बस ये वेट कर रहा है कि हम जैसे ही मजबूत हुए वो हमारे साथ जुड़ेगा और हमारी विचारधारा को ऑलरेडी मान चुका है, जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस की विचारधारा है। देखिए, मैं खुल के इस बात को कह रहा हूं क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है, मुझे कोई डर नहीं है। और ये लड़ाई जैसे हमास है, तो हमास को क्या डर था? कुछ नहीं। अब हमास को लोग ये सोचते नेतन्याहू ने पहले क्यों नहीं समझ लिया? अरे पहले वो समझे हुआ था, तो उसको क्या बताता ये हो जाएगा। उसी तरीके से अमरीश मिश्रा को लोग जानते हैं और जहां तक हो सक रहा है दबा रहे हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अमरीश मिश्रा मतलब अगर हम भी ये बात जो हम आपसे कर रहे हैं ये वो सुन रहे होंगे और वो लोग अगर इस बात को मान भी ले तो जो उनके साथ लोग हैं वो नहीं मानेंगे कि अभी एकदम से ये कुछ कर देगा, लेकिन हम एकदम से कुछ कर देंगे। 2024 बीत रहा है, 2025-26 तक हमें इस चीज को कर देना है। इसलिए देखिए, मैं आपसे बार बार इसीलिए गुजारिश करता हूं कि जो हम फिलिस्तीन पे कह रहे हैं या जो हम भारत पे अभी जो हम कहना शुरू करेंगे, उसके पीछे एक पॉलिटिकल मकसद है। वो पॉलिटिकल चेंज भारत में लाएगा और भारत में लाने का मतलब है पाकिस्तान में भी आएगा वो चेंज, बांग्लादेश में भी आएगा क्योंकि 1857 की विचारधारा तीनों की कॉमन है और 1857 की विचारधारा जैसे ही सामने आती है खुल के और जनता उसको पकड़ती है, वैसे ही माहौल बदल जाएगा। और ये देखिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। अब देखिए, अब हम जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो यहां पर एक जो फिलिस्तीन में जो नए तरह का एक जो इजराइल एक गेम कर रहा है, उसने राफा पे भी बमबारी शुरू कर दी। लेकिन राफा पे वो बमबारी करने से उसको अमेरिका ही पूरी तरह से रोक रहा है, क्योंकि एक तो अमेरिकन एड अभी आनी बाकी है, तो उसकी वजह से उसकी वहां पर गले में हड्डी फंसी है। दूसरी बात यह है कि नेतन्याहू जो है वो अंदर से बीमार चल रहा है और अभी उसका हर्निया का ऑपरेशन हुआ है और ये एक बहुत बड़ी संभावना है कि नेतन्याहू बहुत दिनों तक लास्ट ना करे। नेतन्याहू के ऊपर एक बहुत बड़ा एक ये वाला जो पहलू है, ये नेतन्याहू के ऊपर बहुत एक है कि मतलब किसी भी दिन कुछ भी हो सकता। अभी इमीडिएटली नहीं, ये मतलब महीने 2 महीने में, अभी तो ऑपरेशन हुआ है, लेकिन उसके बाद कभी भी हो सकता है। और ये लड़ाई लंबी खींचने वाली है, ये लड़ाई भी खत्म। जिस तरह से वेस्ट बैंक में एक मोर्चा संभाल लिया है फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस ने, वो उससे साफ हो गया है कि ये लड़ाई लंबी चलने वाली, ये अभी खत्म नहीं होगी। अब यहां पर देखिए, जो बात आती है वो बात ये आती है कि जो वैचारिक पहलू है, हमास का जो वैचारिक पहलू है, जो फिलिस्तीनी रेजिस्टेंस का वैचारिक पहलू है, जो एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का वैचारिक पहलू है, उसको हम पकड़ें। और वो कोई भी वैचारिक पहलू होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार हमने कह दिया कि देखिए इनके बीच लड़ाई है और ये बात यहां खत्म होगी, नहीं। उसकी एक एक छोटी छोटी चीजों में आपको जाना पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है कि यूक्रेन नेटो का मेंबर नहीं है और यूक्रेन को बचाने के लिए यूएस ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। आपको ये भी समझना होगा कि इजराइल जब इतनी बुरी तरह इंटरनेशनली आइसोलेटेड है, यूएस जानता है इस बात को कि वो बहुत दिनों तक इजराइल को नहीं ढो सकता है। अगर इजराइल को उसने बहुत दिनों तक ढोया तो यूएस के अंदर कुछ ऐसी चीज हो जाएगी, यूएस इजराइल बन जाएगा, डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी वहां। और एक चीज आपको बताएं, इसी जो मैंने अभी बात कही, अभी क्या हुआ, ये कल की घटना है। एक तो आप जानते होंगे, एक अमेरिकन सोल्जर ने अपने जो वॉशिंगटन में इजरायली एम्बेसी के सामने आत्मदाह कर लिया था। एरोन बुशनेल उसका नाम था, काफी दिन, अभी करीब 2 महीना पहले। कल जो घटना घटी है, एक और अमेरिकन ने
ट्रंप की कोई जो ट्रंप हैं उनकी कोई रैली चल रही थी, या नहीं, उनका ट्रायल चल रहा था, उनके ऊपर कई केसेस लगे, उनका ट्रायल चल रहा था। तो उसने उसके बाहर उसने आत्मदाह कर लिया, और आत्मदाह करने पे उसने एक एक प्लेकार्ड उसके हाथ में था, और उसने एक पैम्फलेट छोड़ा। और उस पैम्फलेट में क्या लिखा था? उस पैम्फलेट में यह लिखा था कि बाइडेन और ट्रंप एक ही हैं, बाइडेन और ट्रंप एक ही हैं, ये दोनों हमको बेवकूफ बना रहे हैं। अमेरिका में फैसिस्ट कू होने जा रहा है, अमेरिका में फैसिस्ट कू होने जा रहा है, अमेरिका में जो लोकतंत्र है वो खत्म होने जाना है। ये देखिए, और इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि ये अमेरिका की जो ताकत थी वही उसकी कमजोरी बन गई है। यही द्वंद्वात्मक डायलेक्टिकल लॉ है हिस्ट्री का, जो उसकी जो ताकत थी वही उसकी कमजोरी बन गई। उसकी ताकत थी पूंजीवाद के उदय से अमेरिका का उदय हुआ एक लिबरल डेमोक्रेसी के रूप में। लेकिन वही पूंजीवाद जब अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी में बदल गई, एक ऐसी पूंजी में जो हेल्दी कंपटीशन को बढ़ावा देने के बजाय दूसरे देशों को लूटने लगी, इतनी बढ़ गई कि अब उसको ज्यादा से ज्यादा लूट चाहिए, वो रुक नहीं सकती, उसका लॉजिक रुक नहीं सकता। तो अमेरिका में भी लोकतंत्र अगर रहेगा तो ये लूट नहीं हो पाएगी, क्योंकि अमेरिका में लोकतंत्र रहेगा तो अभी कोलंबिया यूनिवर्सिटी में इतने लोग सड़क पे थे, अभी इतने सारे हर कैंपस में वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा है, और ये चीज अगर चलती रहेगी तो अमेरिका कैसे चलेगा? और वहां पर इलेक्शंस जो होते हैं वो सीधे प्रभावित होंगे। कभी भी कोई थर्ड कैंडिडेट आ सकता है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, जो 2 पार्टी सिस्टम अमेरिका में, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो वो क्यों इस चीज को रहने देंगे? या तो इजराइल का वो साथ देंगे, और नहीं तो वो इजराइल का साथ उनको छोड़ना पड़ेगा अगर अपने यहाँ के लोकतंत्र को बचाना है। लेकिन उसके इनके सबके ऊपर अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी बैठी है, द लॉजिक ऑफ कैपिटल, एंड दैट टू इंटरनेशनल फाइनेंस कैपिटल, इंपीरियलिस्ट कैपिटल, जिसको एक ही चीज है कि वो उसको लगातार अपना प्रॉफिट मार्जिन में 20% उसको एक लीप चाहिए लगातार। अगर वो नहीं होता है तो वो फिर अपने हिसाब से वो पीछे हट लेगा, वो डाउन हो जाएगा। तो कैपिटलिस्ट सिस्टम को इनको छोड़ना पड़ेगा, लेकिन वो अभी ये छोड़ नहीं सकते। तो इसलिए सीधी बात है कि यूएस में और में सीधे सीधे डेमोक्रेसी खत्म होने जा रही। भारत में भी यही था, भारत में भी इनका ये था कि एक एक्सपेरिमेंट पहले भारत में होगा डेमोक्रेसी खत्म करने। लेकिन भारत के साथ चक्कर क्या है, यहाँ की पूंजी उतनी बड़ी नहीं है। जो यहाँ के पूंजीपति हैं, ज्यादातर जो बड़े पूंजीपति हैं, अडानी, अंबानी, टाटा वगैरह, इनका बाहर इन्वेस्टमेंट भी ये है, लेकिन इनके पास वो पावर नहीं है। ये उतने बड़े नहीं है कि हिंदुस्तान की पूरी एक मुस्तकबिल को प्रभावित कर सके। और यहाँ पर छोटी पूंजी वाले बहुत हैं। तो छोटी पूंजी वाले जो हैं उनको समस्या हो रही है मोदी से, और उनको ये समस्या हो रही है कि वो बहुत सारे मुद्दों पे उनको ये समस्या हो रही है कि मोदी अगर लोकतंत्र को यहाँ खत्म कर देगा तो फिर उसके बाद उनकी कोई वॉइस नहीं रहेगी, और वाकई यहाँ पर एक बड़ा अजीब तरह का क्रोनी कैपिटलिज्म आ जाएगा। तो वो उस वजह से यहाँ पर अभी भी लोग, और ये जो पूरी संभावना है कि 2024 इलेक्शन में हंग पार्लियामेंट आ सकती है, या ये संभावना है कि बीजेपी की मेजोरिटी नहीं आएगी, या ये संभावना है बीजेपी की गवर्नमेंट बनेगी लेकिन मोदी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, ये आपस की मतलब ईवीएम फैक्टर को मैं निगेट नहीं कर रहा हूं। ईवीएम से ये लोग पूरी तरह से 400 जीत सकते, लेकिन इनके अंदर के लोग भी तो तैयार होने चाहिए ना। बीजेपी में यूनिटी होनी चाहिए 400 पाने के लिए। केवल मोदी और शाह, ये भ्रम है कि मोदी और शाह अपने बल पे ईवीएम में हेरफेर करके 400 ले आते हैं। उनको कम से कम पूरे सिस्टम का साथ चाहिए। सिस्टम इस बार साथ नहीं दे रहा है। उसकी वजह यह है कि जो छोटी पूंजी के लोगों पे मार पड़ी है कोविड के समय और उसके बाद भी, तो उसकी वजह से वो एक बड़ा हिस्सा जो है वो नहीं चाहता है कि एक छत्र मोदी का राज हो। देखिए, ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम है जिसके बारे में मैं आज बात करना चाह रहा था, और आने वाले दिनों में देखिए, कल से लेकर परसों तक मैं कभी भी उस प्रक्रिया को शुरू कर सकता हूं जो भारत के चुनाव की प्रक्रिया है, उस पर भी वीडियोस बनाना। उसके साथ साथ मैं ट्रैवल भी कर रहा हूं लगातार, और फिलिस्तीन के इशू तो खैर वो हमारा कमिटमेंट है, उसको तो हमें रोज करना ही करना है।
उसमें जो रोज़ घटनाएं घट रही हैं उसमें आपको हमको अपडेट देना है। इसके साथ साथ साथियों बहुत बहुत धन्यवाद।